हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की क्लास हमारी रहेगी आईटी के सेकंड सब्जेक्ट पे, जिसका नाम रहेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर बिजनेस। और इसकी आज हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे और समझेंगे कि इसमें होता क्या है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो चलते हैं हम लोग अपनी यूनिट की तरफ। तो यूनिट 1 का नाम है फाउंडेशन ऑफ डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। बहुत सिंपल सी बात है कि आज के टाइम पे जो हमारा टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है या पीरियड चल रहा है उसे 4.0 कहते हैं, इंडस्ट्री 4.0। और इस इंडस्ट्री 4.0 में है क्या, या बेसिकली समझ लीजिए कि आज के टाइम पे जो हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं उसे ही इंडस्ट्री 4.0 में कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो आज हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज के दौर में कर रहे हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री 4.0 का। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है उस पर ध्यान देते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न बिजनेस। आज के टाइम पे जितने भी बिजनेस हैं सब टेक्नोलॉजी के बेस पे चल रहे हैं, फिर वो एडवर्टीजमेंट हो, फिर वो मार्केटिंग हो, फिर डाटा स्टोर हो, या कुछ भी हो, एक तरीके से टेक्नोलॉजी आज हर बिजनेस में आ चुकी है। रिकॉर्ड रखने से लेके मेल भेजने तक का सब कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। Over time, it evolved from simple machines and manual process to intelligent system powered by artificial intelligence, big data, and the Internet of Things। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री 4.0 जो है वो किस लिए कहा जाता है और क्या उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो एआई है। और एआई, सीधी सी बात है, एआई होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि उसको जो उसमें आप इनपुट रखते हैं वो उसी हिसाब से डिसीजन लेके वो काम करता है। उसको पूरी बातें ऐसा नहीं है कि आपको आउटपुट के लिए भी बतानी पड़ेंगी चीज़ें। आप जो चीज़ बताएंगे उस पर जो भी इनपुट रखेंगे वो उसी हिसाब से अपने डिसीजंस लेके अपने डिसीजन के बेस पे वो काम करता है। ये हमारा एआई है। तो द वर्ल्ड टुडे इज एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज नोन एज फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन और इंडस्ट्री 4.0। मैंने अभी बताया था कि बेसिक ये है क्या। तो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक। Where the physical and digital worlds are merging to create smarter and more connected systems। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकेंड, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0। पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्री 1.0 क्या थी या फर्स्ट इंडस्ट्री रेवोल्यूशन क्या था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आई चीज़ें कहाँ से और उसमें क्या क्या था। तो फर्स्ट इंडस्ट्री जो होती है सॉरी लेट 18th सेंचुरी में आती है, और उसमें बेसिक काम क्या था, जो टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, स्टीम इंजन बनाना और मैकेनिज्म का काम शुरू ही हुआ था कि मशीन छोटी छोटी बनने लगी थी, स्टीम इंजन आया था जिससे ट्रेन चलती थी और भी बहुत सारे काम करे जाते थे। धुएँ, जो स्टीम निकलती है, टाइप का धुआं नहीं कहेंगे उसे, बट आप पानी उबालते हैं जो स्टीम निकलती है उसे स्टीम कहते हैं, जो भाप बनती है उसे स्टीम कहते हैं। इम्पैक्ट क्या था उसका कि रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर एंड मशीन्स इन मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली इन टेक्सटाइल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बहुत बड़ा एग्जांपल तो स्टीम इंजन का आप यही मान के चलो कि आप ट्रेन इंजन को ही बोल सकते हैं। पहले ट्रेन इंजन स्टीम पे ही वर्क करा गया था, फिर कोल वाला लेके आए थे। तो स्टीम इंजन सबसे पहले आया और उसने क्या काम करा कि जो मैनुअल लेबर्स होते थे, जो काम लेबरों के द्वारा कराए जाते थे, या जो लेबर मशीन लेके करते थे, वो चेंज करा। अब जैसे पेड़ काटने के लिए मशीन लाई गई, वैसे चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडस्ट्री 2.0, जिसको सेकेंड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन भी कहा जाता है या सेकेंड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को इंडस्ट्री 2.0 कहा जाता है। ये लेट 90s से लेके अर्ली 20 तक का चली, और उसमें क्या अपग्रेड हुआ कि पहले वाले से इसको सेकंड में आने में मेजर चेंज क्या था। मेजर चेंज ये था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना शुरू कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जो कि स्टीम इंजन से अब हम आ चुके थे। स्टीम की जगह अब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे थे, बिजली का इस्तेमाल करने लगे थे। और इसमें क्या हुआ कि इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशिएंसी एंड अलाउड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जब बिजली का इस्तेमाल करने लगे हम लोग, तो हम लोग का जो प्रोडक्शन स्केल था वो इंक्रीज़ हो गया था और लार्ज स्केल पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, जिसे इंडस्ट्री 3.0 भी कहते हैं, मिड 20th सेंचुरी में आया। और इसका काम क्या था कि इंडस्ट्रीज़ जो थी वो अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चल चुकी थी, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन। कंप्यूटर्स आए, उसमें हम लोग क्या डाटा सिक्योर कर सकते थे, सेव कर सकते थे। कोई कैलकुलेशन चाहिए तो नंबर्स लिखे, वो मिल गया। जितनी बड़ी कैलकुलेशन हो उसका इस्तेमाल कर निकाल सकते थे, उसका इस्तेमाल कर सकते थे। मैनुअली चीज़ें नहीं करनी पड़ रही थी कि पेन से लिखना पड़ रहा है हम लोग को कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, या 99 मल्टीप्लाइड बाई सम इतना इतना, फिर उसको उतने पे जोड़ना, फिर इसको ये करना। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, कंप्यूटर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स आई और ऑटोमेशन आया, जिस वजह से हमें एक तरीके से एक नया रेवोल्यूशन मिला इंडस्ट्री के मामले में।
इम्पैक्ट क्या था कि मैनुअल प्रोसेस बिकम ऑटोमेटेड। जो मैनुअल प्रोसेस हुआ करती थी, मान लो कि आप कॉपी में पूरा डाटा लिखते थे, हिसाब लगाते थे, ये करते थे, वो करते थे, अब वो कंप्यूटर में आप सिर्फ इनपुट डालते थे, आपको रिजल्ट मिल जाता था, सीधी सिंपल चीज़। ठीक, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इम्प्रूव्ड। चलते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे इंडस्ट्री 4.0 के नाम से भी जाना जाता है। ये पीरियड आज के दौर का मान के चलते हैं टू नाउ 21st सेंचुरी से लेके अभी तक का जो मतलब अभी 21st चल ही रहा है, पर अभी हम लोग करंट की भी बात करेंगे तो करंट के एग्जांपल इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यूज़ ऑफ स्मार्ट सिस्टम, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे कहते हैं IoT को। ठीक है, अटैक ऑन टाइटन मत समझ लेना इसको। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। हम लोग डाटा एनालिटिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? डिसीजन लेने के लिए करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों? कि डाटा स्टोर करके रख सकें, किसी को शेयर करना है तो उसे शेयर कर सके। रोबोटिक्स आ गई, AI का भी मैंने बताया था कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि उसको आप कुछ इनपुट बता देंगे तो वो उस तरीके के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से अपने डिसीजन निकाल के आउटपुट निकाल के देता है। इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया गया। आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे बेसिकली हो रही है। आप पढ़ाई करना चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी भी आजकल इंटरनेट पे मिल रही है। आप पैसे के लिए भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, UPI वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यही सारा हमारा इंडस्ट्री 4.0 में आता है। ये एग्जाम्पल आप लिख के देते हैं तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनटू ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, क्रिएटिंग स्मार्ट फैक्ट्रीज एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। कि डाटा हमें मिल गया, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, हमने AI को बताया कि अरे ये चीज़ें हैं मेरे पास, तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं इनसे क्या क्या कर सकता हूँ, कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करूँ। तो वो इस हिसाब से वो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। यही हमारा इंडस्ट्री 4.0। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडस्ट्रीज़ जैसे जैसे बदलती गई वैसे वैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। हमने धीरे धीरे नई नई चीज़ें अडॉप्ट करी, धीरे धीरे उसी में आगे बढ़े, जिससे हमारा कॉस्ट रिडक्शन कम हुआ और प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ग्रोथ हमारी बढ़ी। अगर हमने सही तरीके से कोई चीज़ करी है और वो काम की निकलती है तो वो अपने आप हमें ग्रोथ देगी, हम सक्सेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यूजिंग digital technologies to change how business operates, serve customers and delivers value. It is not about adopting new technologies, it's redefining business strategies, culture and customer experience. नई टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करना नहीं सिर्फ कहेंगे, इसमें है कि आप उसको रीडिफाइन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा री इंजीनियरिंग वाले में कि हम जो चीज़ करते हैं वो धीरे धीरे चेक करते हैं, उसके इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, उसको रीडिज़ाइन करना एक तरीके से। चीज़ें तो कब से आ रही थी धीरे धीरे, बट अडॉप्ट करना ही एक मेन नहीं होता है कि उसमें रीडिज़ाइन करेंगे, उसमें रीडिफाइन करेंगे, जिससे हम चेक कर सकें कि वो हमारे लिए कितना काम का है, काम का नहीं है, और साथ ही साथ वो बिजनेस स्ट्रैटेजी में हमारी क्या मदद करेगा, क्या मदद नहीं करेगा। बेसिकली आज AI हर कोई चला रहा है और मोस्टली जो कंपनीज हैं, आप अमेजोन में भी जाएंगे तो अमेजोन का खुद का AI भी आता है। आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, आप उसको एक अपना बताएंगे डिस्क्रिप्शन कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, तो वो अपना एक देता है। मिंत्रा पे जाएंगे तो मिंत्रा का AI मिलेगा। जोमेटो आप खोलेंगे तो आप आपको कोई रिक्वेस्ट होती है, रिपोर्ट करनी होती है, तो आपको पहले AI से बात करनी पड़ती है, फिर वो हिसाब से आप उसको इनपुट भेजते हो, वो अपना आउटपुट देता है। यही एक तरीका है। ठीक, रीडिज़ाइन करा बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को और कल्चर को और कस्टमर एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस में लाया गया। अब होता क्या क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो समझो। ऑटोमेशन होता है रिप्लेसिंग मैनुअल प्रोसेस विद डिजिटल वर्कफ्लो। ऑटोमेशन मतलब कि एक तरीके से आपने एक इनपुट दिया, वो आउटपुट मिल गया। आपको पूरी प्रोसेस नहीं करनी है कि बैठ के कि 1 + 1 पहले 2 लिखो, फिर उसके बाद 2 × 4। आप पूरी एक इक्वेशन लिख के देंगे, आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। बेसिक सिंपल। डाटा ड्रिवन डिसीजंस यूजिंग डाटा एनालिटिक्स फॉर बेटर एंड फास्टर डिसीजंस। हमें बहुत सारे डाटा मिल गया, ठीक है, हम एक जगह डालेंगे, हमें उसका इन्फॉर्मेशन निकलेगा, उस हिसाब से हम अपने डिसीजन लेने में कि हाँ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो हम अपने डिसीजन लेने में थोड़ा हमें ईजी पड़ता है। बस मतलब डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, हम जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। अब हम एक एक बात का डाटा निकालेंगे, एक एक कनेक्शन बैठाएंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट डाटा ड्रिवन डिसीजन में क्या है कि आप टूल के अंदर डालेंगे, वो चीज़ सारा डाटा डालेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड एंड क्विक एंड डिजिटल फ्रेंडली सर्विसेज। कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ गया, इससे आप अपने कस्टमर से कनेक्ट रह गए, आपको उसने फीडबैक दे दिया। अब बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स वाले ऐप्स की बात करते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, एज अ कस्टमर बता रहा हूँ, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, फोटो खींची, आपने डाल दिया, जो भी प्रोडक्ट खरीदा उसमें डाल दिया, नीचे रिव्यू में आपकी फ़ोटो आ गई, आपने अपना लिख दिया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, ये फिटिंग बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, जो भी आपने खरीदा।
अब उसको और लोग देखेंगे और मोस्टली वो काम किसको कर रहा है, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो कंपनी को काम कर रहा है कि हाँ हमारे कस्टमर को ये चीज़ पसंद आ रही है, तो मतलब और भी कस्टमर्स को पसंद आ सकती है, तो वो ये डाटा यूज़ करेंगे और एक तरीके से आप अब कंपनी वालों के साथ जुड़ भी गए हैं। आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट या आने वाले को जो भी प्रोडक्ट होगा आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो, तो एक तरीके से कंपनी का तो फ़ायदा ही हुआ ना। और डिजिटल फ्रेंडली सर्विस हो गई कि आपको नहीं कपड़ा अच्छा लगा या जो भी आपने मंगाया था नहीं अच्छा लगा, आपने वापस कर दिया, उसमें पूछते नहीं कि क्या रीज़न है सर आप क्यों वापस करना चाहते हो, कि साइज़ छोटा बड़ा है या आपको कपड़ा नहीं पसंद आया, कुछ डैमेज है, तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से कनेक्टेड हो गया कि आप कंपनी से आपने अपना रिव्यू दे दिया, फीडबैक दे दिया, जिससे आपको तो कुछ नहीं पर कंपनी को आपका डाटा मिल गया, जिसकी वजह से आप के लिए वो अब थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ यार ये हमारा प्रोडक्ट इस कस्टमर के लिए नहीं फिट बैठ रहा है या इस कस्टमर के लिए फिट बैठ रहा है, उनको आपका फीडबैक मिल गया जिससे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली वो अपने उस डाटा को डिसीजन मेकिंग में और इम्प्रूव करने में, क्वालिटी इम्प्रूव करने में या जो भी चीज़ की कमी होगी उसको इम्प्रूव करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसी का इनोवेशन। इनोवेशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डेवलपिंग अ न्यू डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट आ गए, नए नए सर्विसेज आ गई। आज के टाइम पे बहुत सारी, अभी जो एग्जांपल दिया था कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत होने लगी, आप पढ़ने लगे ऑनलाइन, कितने सारे जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपने अपने ऐप उतार दिए। फिजिक्स वाला की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, अब पहले वो यूट्यूब पे पढ़ाते थे, वो अपने ऐप्स पे आ गए हैं, वो अपने ऐप पे पढ़ाते हैं। यही सारे उनके इनोवेशन थे, उनके एंटरप्रेन्योरशिप थी, उन्होंने वहाँ गए और उन्होंने वो सक्सेसफुल करा। एजिलिटी, एजिलिटी क्या होता है कि रिस्पॉन्डिंग क्विक मार्केट एंड कस्टमर चेंजेस, मतलब कि जो भी आपको फीडबैक डाटा मिल गया उस हिसाब से तुरंत चेंज होना है, तुरंत उसमें ढल जाना है। आगे फोर्थ टॉपिक कहता है कि इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस ड्राइवर्स टू मेक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल। सेवरल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक्ट एज अ enablers, they provide the base for innovation and business growth। इसके मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। मेन इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बताया था क्या काम करती है। अगला है मैंने AOT बता दिया था उस टाइम, IoT सॉरी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके लिए सॉरी, अगर आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो तो उसके लिए सॉरी। तो कनेक्ट फिजिकल डिवाइसेस लाइक सेंसर्स, मशीन्स, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें टू इंटरनेट, कलेक्ट द शेयर डाटा। आप जैसे कहीं जा रहे हो, आपने अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया कार में और लोकेशन देख सकते हो कि हाँ, मोस्टली अब जो और भी नए सिस्टम्स आने लगे हैं, नई कार्स आने लगी, उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाता है। उसमें आप इंटरनेट दे दीजिए उसको या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए, तो आप सीधा खोल सकते हैं, उस पर मैप्स को ऐप खोलेंगे और जो भी लोकेशन जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये मदद कर सकता है इंटरनेट आपकी। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, आपको बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, तो उसके लिए आपको कोई टूल है आपके पास, उससे आप एनालिटिक्स निकाल सकते हैं कि क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। उससे क्या होगा, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, इंप्रूव डिसीजन कर सकते हैं। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इंप्रूव डिसीजंस। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जहाँ पे डाटा स्टोर करके रखते हैं। बेसिक आप डाटा स्टोरेज लिख सकते हो इस पर, ठीक है, इस पे आप बेसिकली डाटा स्टोरेज लिख सकते हो। डाटा स्टोरेज लिख सकते हो। अरे तो लिख के क्या, छोड़ो इसको। हाँ, प्रोवाइड्स ऑनलाइन स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर अलाउइंग बिजनेसेस टू ऑपरेट एनीवेयर एंड एनी टाइम। आपका जो डाटा है आपने कहीं स्टोर करके रख लिया या आपने कहीं चढ़ा दिया। बेसिकली जो आज की कंपनीज काम करती हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही काम करती हैं कि एक टीम पूरी है, उसने अपना मीटिंग रखी गूगल मीट पे, ठीक है, वहीं पे चैट पे अपना वो डाटा चढ़ाते जा रहे हैं, जो भी डाटा है वो चढ़ा दिया वहाँ पे। तो एक आदमी के साथ साथ जो भी पूरी टीम है सबको एक्सेस मिल गया, वो भी विजिट कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। यही हमारा एक तरीके का है कि प्रोवाइड ऑनलाइन स्टोरेज। देखो स्टोरेज की बात करी थी, ऑनलाइन स्टोरेज है, कंप्यूटिंग पावर है और बिजनेस, अलाउइंग बिजनेस टू ऑपरेट। कहीं से भी और कभी भी आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज मोस्टली बैंक और लॉजिस्टिक्स करती हैं, और ये होता किस लिए, यूज फॉर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हर छोटे मोटे बिजनेस के लिए आजकल तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गई है, और ये पेमेंट के लिए मोस्टली करा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला आते हैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। AI की तरह ये भी होता है कि यूजेस सॉफ्टवेयर रोबोट टू ऑटोमेट रिपीटेटिव ऑफिस टास्क। आप कुछ टास्क देंगे, वो आपको टास्क कंप्लीट करके देगा, यही एक तरीके का RPA है। 5G टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे मोस्टली हर कोई 5G पे ही वर्क कर रहा है।
बहुत शायद से कोई बहुत दूर दूर के गांव या बहुत छोटे छोटे गांव, जैसे मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख वगैरह में, तो बहुत बाद में इंटरनेट आया। हम लोग इंटरनेट चला रहे थे, उनके पास तो बहुत ही बाद में आया। ऐसे बहुत दूर दूर ही कोई रिमोट एरियाज होंगे, बहुत छोटी छोटी जगहें होंगी जहाँ पे अभी भी डाटा नहीं पहुँचा होगा, या पहुँच भी गया होगा तो क्या पता वहाँ पे भी 3G 4G 5G ना पहुँचा हो। तो हम लोग अभी अपने हिसाब से बात करें तो हम लोग अपने फास्टर कनेक्टिविटी के लिए 5G डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। 8वां ऑगमेंटेड रियलिटी, AR जिसे कहते हैं, और VR वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि एक तरीके से आप इसको ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग आमने सामने होते, या आपने कभी वीडियो कॉल पे बात करी होगी, ये सब यूज इन ट्रेनिंग एंड वर्चुअल शॉपिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट, ये होता है। वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। एक तरीके से आपने कोई गेम वगैरह खेले होंगे जिसमें आंखों पे वो लगा देते हैं, या दर्शन वगैरह के लिए आपको भी कोई बड़े मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वर्चुअल रियलिटी में कि आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आप उस सिचुएशन में प्रेजेंट हो पर एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं हो। बस ये है वर्चुअल रियलिटी। बिजनेस ड्राइवर्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कंपटीशन होता है, कॉस्ट इफिशिएंसी होती है, डाटा अवेलेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है कि पीपल एक्सपेक्ट फास्टर, स्मार्टर एंड डिजिटल एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस होता है वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप जोड़ेंगे, वो सब चीज़ों को आपको डिजिटल से जोड़ देना है बस, ठीक है। कि जिसमें आप कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरना, फास्टर और स्मार्टर तरीके से, डिजिटल एक्सपीरियंस उनका नोटिस करना। कंपटीशन क्या होता है कि कंपटीशन की आपको अपने बिजनेस में एकदम आगे बढ़ के रहना है, पीछे नहीं रहना है। तो जिससे आपको मदद मिल सके कि हाँ कि कंपटीशन है, जो आपकी कोई भी कॉम्पिटिटर की कंपनी होती है मार्केट में, बेसिकली हर कंपनी का कोई ना कोई कंपटीशन होता ही है। तो आपको उनसे आगे बढ़ने आगे रहने के लिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट इफिशिएंसी क्या होता है कि ऑटोमेशन रिड्यूसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। इससे पैसा बचता है, ऑटोमेशन से हमें मैनुअली लोगों पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। डाटा अवेलेबिलिटी क्या होता है कि इजी एक्सेस होता है, डाटा आपको कहीं भी मिल सकता है, तो आप उसी हिसाब से अपने काम कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, डिसीजन इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, कहीं से आप एक्सेस कर सकते हो सीधा, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है कि सपोर्ट फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट पॉलिसी हमारी ये है कि वो हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में सपोर्ट करते हैं। अगला, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन क्या होता है? बेसिक, जिसमें ह्यूमन भी हो और मशीन भी हो, बस जिनमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वही होता है हमारा ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इज़ द वे पीपल कम्युनिकेट्स एंड कंट्रोल मशीन और सिस्टम्स। जिसमें कोई इंसान इसको, इस वाली बीच प्रोसेस को कह दो कंट्रोल करना, बस इसको जो कंट्रोल करता है कोई ह्यूमन किसी मशीन को, उसे ही कहते हैं। एज टेक्नोलॉजी ग्रोज स्मार्टर दिस इंटरेक्शन बिकम मोर नेचुरल फ्रॉम बटन्स एंड कीबोर्ड्स टू टच स्क्रीन, वॉइस कमांड एंड AI असिस्टेंट। अब बेसिकली क्या है कि आप स्टार्टिंग में कीबोर्ड से लिखते थे, ठीक, उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ कि पहले आप कीबोर्ड से लिखते थे, आज भी बहुत लोग लिखते हैं, पर अब लोग वॉइस नोट का इस्तेमाल करने लगे। उसी के साथ साथ अब तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और ऐप्स की बात करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं करते हैं, तो आप डायरेक्ट आपके कीबोर्ड में ही, शायद से गूगल का कीबोर्ड होता है, उसमें आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपको लिख के दे देता है। ये तरीका एक, कई लोगों की स्पेलिंग नहीं आती तो उसमें बोल के स्पेलिंग लिख लेते हैं। ऑटो करेक्ट, ये तो बहुत पहले से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। वॉइस कमांड्स, ये सब टच, पहले कीबोर्ड वाले फ़ोन यूज़ होते थे, अब टच स्क्रीन वाले होते हैं। यही टेक्नोलॉजी का ग्रो हुआ है धीरे धीरे। पहले कैमरा कैसे थे, आप कैमरा चांद की फ़ोटो तक का खींच देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, सीरी एंड गूगल असिस्टेंट, टच इंटरफेसेस ऑन स्मार्टफोन, जेस्चर कंट्रोल इन गेमिंग, एक्सबॉक्स, ठीक है, PS5, ये सारी चीज़ें। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इंटरप्टिंग ह्यूमन सिग्नल्स, टेस्ला का एग्जाम्पल सबसे बड़ा। टेस्ला जो कि आज के टाइम पे आप जानते हो कि अगर गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो अपने आप रुक जाती है, ठीक है, आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। आप हाईवे पे आप हैंडल भी नहीं पकड़ोगे तो भी अपने आप चलती, मतलब पूरी गाड़ी एक तरीके से ऑटो है, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पार करना है मैप में लगा दीजिए, पार करके खड़ी हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन का इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, ये 2 पॉइंट्स में लिख लेना, ये पॉइंट अलग लिखना, ये पॉइंट अलग लिखना, ठीक है। रिड्यूस ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर कम हो गया, मशीन का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया तो ह्यूमन एरर कम हो गया।
तरीके से जो गाड़ी थी, अगर ह्यूमन चला रहा होता, सडन उसके सामने कोई आ जाता तो क्या पता गाड़ी ना रोक पाता, या रोकता तो खुद को डैमेज भी कर सकता था, उसको डैमेज भी कर सकता। पर मोस्टली कहा जाता है कि टेस्ला के जो वो हैं उसमें एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि गाड़ी खुद ही रुक जाती है, तो मशीन खुद को रोक रही है ना। तो यही अगला थर्ड पॉइंट, मेक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ईजियर टू यूज़। आपको जैसे एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी की बात करते हैं इसमें, कि आपको जो भी कई लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप सीधा उससे बात ही कर सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब उससे तो बोलना पड़ेगा, बट आपको ऐसे बोल के लिख दें कि आपको टाइप हो जाए, वॉइस नोट की तरह नहीं। आप सीधा उसमें एक ऑप्शन कर सकते हैं जैसे कॉल की तरह, कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास नमक है, ये है, पनीर है, वो है, मैं उसको इंग्रेडिएंट बता दूंगा, वो उतने ही इंग्रेडिएंट्स में मेरे लिए कोई ना कोई डिश बना के बता देगा। तो चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी, यूज़ करने में ईजी हो चुका है। हेल्प, अगला पॉइंट, हेल्प्स कंबाइन ह्यूमन क्रिएटिविटी विद मशीन एफिशिएंसी। आज के टाइम पे ह्यूमन कोई छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ सोच के मशीन में चेक कर सकता है, या मशीन के द्वारा बनवा सकता है, सीधा यही मतलब है इस पॉइंट का। सिक्स्थ, नेक्स्ट टॉपिक, future trends in business technology adoption. Business are continuous exploring new technologies to improve performance, security and customer satisfaction. पहला हमारा AI हर जगह आ चुका है। AI इज बी इंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल ऑल बिजनेस एरियाज। मैंने पहले ही बताया था, फ्रॉम HR टू कस्टमर सर्विस। AI आजकल हर जगह आ चुका है, हर बिजनेस अडॉप्ट कर चुका है। हर ऐप में आप खोलेंगे उनका खुद का AI होता है, और इवन अंदर भी HR के लिए आपको, आप अपना जैसे रिज्यूमे होता है ना, तो HR पढ़ता नहीं है, एक एप्लीकेशन आता है, वहाँ अपलोड कर देगा, बता देगा कि हाँ हमारी जो भी हम जैसा बंदा ढूंढ रहे हैं, या जैसा भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं वैसा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स, वो वहीं से आगे बढ़ाता है आपका CV और रिज्यूमे, नहीं तो वहीं से डिक्लाइन कर देता है। हर छोटी छोटी चीज़ों में आजकल AI का इस्तेमाल हो रहा है। हाइपर ऑटोमेशन, हाइपर ऑटोमेशन क्या होता है? कंबाइन AI, RPA एंड एनालिटिक्स टू ऑटोमेट इंटायर बिजनेस। सारा वही डाटा मिला के हम लोग एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है कि प्रोसेसिंग डाटा क्लोजर टू इट्स सोर्स लाइक IoT डिवाइसेज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू द सेंट्रल क्लाउड। मतलब वो पहले ही डाटा प्रोसेस कर लेता है हम लोग को चढ़ाने से पहले, ठीक है। मेटावर्स एप्लीकेशंस, जिसमें वर्चुअल स्पेस फॉर मीटिंग, शॉपिंग एंड इवेंट्स, की लाइक आप कहीं से भी आप कुछ भी चाहें, तो आपने लेंसकार्ट का भी ऐप इस्तेमाल करा होगा, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, या मेन लेके चलते हैं, लेंसकार्ट हर कोई नहीं इस्तेमाल करता, पर अमेजॉन कहीं ना कहीं आपने इस्तेमाल करा होगा। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देखेंगे, या कभी कोई गाड़ी वगैरह या टीवी वगैरह देखेंगे, नहीं देखा है तो आप इसके बाद देखिएगा, जाके आप टीवी सर्च करेंगे, तो आपके पास ना उसमें सेकंड साइड में ऑप्शन आता है कि आप अपनी वॉल दिखा सकते हैं जिसपे ये टीवी आप रखना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से दिखा के देता है कि आपकी वॉल पे ऐसी टीवी दिखाई देगी। इसका इस्तेमाल करना, ठीक। देखो मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, साथ में करना जरूर जाके, जिससे आपको पता चले कि हाँ यूज़ हो क्या रहा है इन टेक्नोलॉजीज़ का। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी क्या होती है? फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस, जिसमें आप इको फ्रेंडली चीज़ें करते हैं। इको फ्रेंडली, मोस्टली इको फ्रेंडली ही वाली चीज़ें होती हैं। और फोकस ऑन एनर्जी, इको फ्रेंडली है तो एनर्जी हमारी कहीं ना कहीं तो बच रही होगी ना। जैसे EV वाली कार या बाइक है, वो कहीं ना कहीं हमें पेट्रोल से बचा रही है, हमें प्रदूषण से बचा रही है, पॉल्यूशन से बचा रही है, ये पॉइंट। साइबर सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट क्या होता है? यूज़ ऑफ AI एंड ब्लॉकचेन टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट्स द डाटा ब्रीचेस। क्या होता है कि आपको अगर अपने IT के नहीं है, आपका बैकग्राउंड इससे नहीं है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ब्लॉकचेन काम करता है एक तरीके से, वो करता कैसे कि थोड़े थोड़े टाइम में या नैनो सेकेंड्स में वो अपना कोड बार बार चेंज करता रहता है, जिससे आपका कोई भी अकाउंट है वो हैक करने में कि इतना जल्दी वो डिकोड ना कर पाए, कोई हैकर आपका अकाउंट ना हैक कर पाए। इसलिए ब्लॉकचेन थोड़ी थोड़ी देर में अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करता रहता है, जिससे डाटा ब्रीच ना हो पाए, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स, डिवाइसेस एंड ऑटोमेशन। होता क्या है? प्रोग्रामेबल नेटवर्क जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो होते हैं उसको कंट्रोल और मैनेज करने का उनके पास एथोराइज्ड होता है, और वो नेटवर्क बिहेवियर को मैनेज करते हैं, और किसकी मदद से? कोई भी सॉफ्टवेयर की मदद से, और इंस्टेड ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ें ऑटोमेशन में आती हैं। किसी भी छोटी छोटी बात के लिए मैनुअली चीज़ें नहीं हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये अपने आप हो जाता है। आप कमांड डालेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। बेसिक आपको हर चीज़ छोटी छोटी करनी नहीं है। यही क्या होता है? ए प्रोग्रामेबल नेटवर्क अलाउज एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल एंड मैनेज नेटवर्क बिहेवियर यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग वेयर कंट्रोल्स ऑफ द नेटवर्क इज सेंट्रलाइज्ड एंड प्रोग्रामेबल। किसी एक के पास अथॉरिटी होती है, वही अपने उस हिसाब से जिसको भी जो ज़रूरत होती है वो उस तरीके से मैनेज करता है, और जो भी ज़रूरतें होंगी उस हिसाब से वो डिसीजन लेके आगे बढ़ता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि फास्टर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक होता है, इससे ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है। मतलब भीड़ इन द सेंस कि वो लोगों वाली भीड़ नहीं, कि काम वाली भीड़, काम की भीड़ नहीं लगती है।
और बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल होता है। ऑटोमेशन में कोई चीज़ हो रही तो आप मान सकते हैं कि ह्यूमन एरर हो सकता है, मशीन उतने एरर्स नहीं करता है। मशीन को कोई ना कोई तो मैनेज करता ही है, तब भी एटलीस्ट आखिरी में तब भी उतने एरर्स नहीं होते हैं। आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपका क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो सिक्योरिटी एक तरीके से कंट्रोल रहती है। ह्यूमन को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो इतनी जल्दी, मशीन में तो आपको डाटा डालना पड़ेगा, जो चीज़ बोलोगे वही करेगा, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। डाटा मैनिपुलेट करा जा सकता है, हिस्ट्री मैनिपुलेट करी जा सकती है, बट डाटा मैनिपुलेट करने के लिए भी तो आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा ना कोई चीज़, तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो। पर इतनी जल्दी होती नहीं है कोई चीज़ उसमें मैनिपुलेट। इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें, आप उसको कुछ अच्छा खिला सकते हो, कोई अच्छी रिश्वत दे सकते हो, घर की दे सकते हो, पैसे की दे सकते हो, गाड़ी बंगला। मोस्टली न्यूज़ आप लोग सुनते रहते होंगे कि कहीं ना कुछ, अभी रिसेंट की बात है 3-4 दिन पहले की, कि उसमें कोई लखनऊ के पुलिस वाले हैं, उन्होंने कोई रेप एक्यूज था, उसके लिए उन्होंने 2 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो देख सकते हो कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर मशीन में ये चीज़ प्रोग्राम डाल दी जाए कि जिसने ये चीज़ करी है, रेप करा है, उसको आप सीधा फांसी दे दो या जेल दे दो या जो भी उम्र कैद जो भी, तो मशीन को मैनिपुलेट आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते हो कि रिश्वत दे दी कि अरे हम तुझे खाना खिला देंगे। वो क्यों खाना खाएगा, ठीक है, उसका क्या ही उसमें फ़ायदा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको फिर एडजस्ट कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो, बट उसको मैनिपुलेट उस हिसाब से नहीं कर सकते हो। ठीक, न्यूज़ से याद आया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, वुमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट कर दी है हरमनप्रीत और उनकी कंपनी ने, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ईजी स्केलिंग एंड ऑटोमेशन होता है, जो कि अभी बेसिक इतनी देर से यही बता रहा था कि ऑटोमेशन की मदद मिल जाती है। प्रोग्रामेबल डिवाइसेस कौन से होते हैं? दीज आर डिवाइसेस वेयर बिहेवियर हुज बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड करा जा सकता है, मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता है, ठीक है। और प्रोग्राम एज पर देयर नीड लाइक माइक्रो कंट्रोलर, PLCs एंड IoT डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि आप गूगल मीट एक मीटिंग में हैं और आप उसके हेड भी हैं और एडमिन भी हैं, तो आपके हाथ में पूरी कमान होती है, आप जिसको चाहें उसको मीट से तुरंत हटा सकते हैं, जिसको चाहें उसको अप्रूवल लेके ला सकते हैं। चाहे तो आपके हाथ में चैट कंट्रोल होता है कि आप अलाउ करेंगे तभी इंसान चैट कर सकता है, आप एक बार में सबको म्यूट कर सकते हैं। बेसिक सिंपल यही एग्जांपल भी आप मान सकते हैं कि जो भी एडमिन होगा वो कंट्रोल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपनी नीड्स और ज़रूरतों के हिसाब से। दे आर यूज्ड इन ऑटोमेशन सिस्टम, रोबोटिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। कहाँ यूज़ होता है? ऑटोमेशन सिस्टम्स में यूज़ करा जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ऑटोमेशन सिस्टम्स में। रोबोटिक्स में यूज़ करा जा सकता है, रोबोटिक्स का भी एग्जाम्पल दिया था ये वाला कि आप मशीन को चाहो तो रीप्रोग्राम कर सकते हो पर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, जैसे ह्यूमंस को करा जा सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है प्रोग्रामेबल डिवाइसेस का, बहुत सारी जगहों पे यूज़ करा जा सकता है। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? फ़ोन में कर रहे हैं, तो ये किस में आया? प्रोग्रामेबल डिवाइस में ही आया। ऑटोमेशन क्या होता है? जो चीज़ अपने आप हो जाए उसे ही कहते हैं ऑटोमेशन। बेसिक यह होता है कि ह्यूमन का कम से कम इंटरेक्शन, ना के बराबर वाला, ठीक। ऑटोमेशन रिफर्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। इट हेल्प्स इंप्रूव स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कि ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आपने कोई फॉर एग्जांपल जोमेटो का एग्जांपल अभी दिया था मैंने, तो उसी का एग्जांपल बता देता हूँ कि आपको कोई रिपोर्ट करनी होती है तो आप पहले उनके AI से बात कर रहे होते हो ना, कि वो फिर बाद में बहुत जब बात बढ़ जाती है, जब उसे समझ नहीं आता या आपका सॉल्यूशन नहीं बता पाता है, तो अपने वो मेन किसी कस्टमर सपोर्टिव वाले को रिफ़र करता है। उससे पहले वो अपने ही हिसाब से हैंडल कर रहा होता है और आपकी प्रॉब्लम जानने की चेकिंग कर रहा होता है कि क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कत आ रही है इनको, क्या दिक्कत नहीं है, क्या मैं सॉल्यूशन दे पाऊँगा। AI अपने हिसाब से पहले देखता है। तो बेसिकली यूज़ कहाँ करा जाता है? अब बेसिक आप तो ह्यूमन हो, आप तो अपने सवाल रख रहे हो, बट उधर से जो जवाब आ रहे हैं उसको क्यों ह्यूमन नहीं बता रहा है, वो AI बता रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आपके सामने से आके वो बताए, ठीक है। आप पूछोगे तो बताएगा, पर कोई उसके पीछे नहीं बैठा हुआ है, कोई इंसान पीछे नहीं बैठा हुआ है, वो एक तरीके से प्रोग्राम्ड है और अपने हिसाब से वो काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, चैटबॉट पहला एग्जाम्पल है, रोबोटिक असेंबली लाइंस एंड ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम का एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए कि आप कहीं पे बिलिंग कराते होंगे तो वो QR से एक मशीन आती होती है, वो रेड कलर की लाइन निकली होती है, लाइट जली होती है, उसको डालते हैं, वो चेक करते हैं और उनको डाटा मिल जाता है, ठीक है। वो प्रोग्राम्ड होता है, उसमें बार बार पर्सनलाइज्ड चेकिंग नहीं करनी पड़ती है कि इतना इसका बिल हुआ है या इसको टाइप करो, वो करो, ये करो, वो बार बार ये सब नहीं करते हैं, वो दिखाएंगे QR, हो जाएगा। यही थी आज का हमारा ये यूनिट ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ साथ फर्स्ट यूनिट इस चैप्टर की ख़त्म हो गई है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट यूनिट पे। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि कल IT का लास्ट हो जाएगा, तो फिर हम लोग फर्स्ट जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसकी सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, मतलब कल के नेक्स्ट डे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने भी वीडियो अभी तक का लाइक नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ कर दीजिए। और कोई भी आपका फीडबैक है वो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट में, मैं वैसे ही इंप्रूव करूँगा, जो भी आपकी नीड रहेगी वैसे ही मैं वो चीज़ें अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।